तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने चैप्टर 1 पार्ट सी स्टार्ट किया था कल। पार्ट सी में हम लोगों ने बोला था कि बिजनेस प्रोसेस से रिलेटेड हम लोगों को रिस्क एंड कंट्रोल रीड करना है। तो 6 टाइप्स के बिजनेस प्रोसेस से रिलेटेड रिस्क एंड कंट्रोल हम लोग रीड करेंगे। P2C प्रोक्योर टू कैश, O2C ऑर्डर टू कैश, इन्वेंट्री साइकिल, HR, फिक्स असेट्स एंड जनरल लेजर। इनसे रिलेटेड हम लोग ना यहाँ पर रिस्क एंड कंट्रोल को रीड करेंगे। और ये भी कहा था कि इन सारी चीज़ों को हम लोग जब ऑटोमेटेड करेंगे तो उनसे रिलेटेड रिस्क एंड कंट्रोल को रीड करेंगे। तो ऑटोमेटेड करेंगे तो हम लोग सॉफ्टवेयर को काम में लेंगे। एक सॉफ्टवेयर के बेसिकली हमारे लिए 4 पार्ट होते हैं। हमने कहा था कि कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिससे ये पता चल ये सॉफ्टवेयर कैसे फंक्शन करेगा। कॉन्फ़िगरेशन के बाद मास्टर, जिससे ट्रांजेक्शन किस तरीके से किए जाएंगे वो डिफाइन होता है। फिर ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और आखिरी में हमारे लिए रिपोर्ट बनकर तैयार होता है। लेकिन हम लोगों को सब पर चारों नहीं रीड करने। P2C पर मैंने आपसे कहा था कि आपको मास्टर ट्रांजेक्शन, O2C पर भी मास्टर ट्रांजेक्शन, इस पर भी मास्टर ट्रांजेक्शन, HR पर कॉन्फ़िगरेशन एंड मास्टर, फिक्स असेट्स पर भी मास्टर ट्रांजेक्शन के रिस्क एंड कंट्रोल, जनरल लेजर पर बेटा हम लोगों को 3 चीज़ों पर कॉन्फ़िगरेशन, मास्टर एंड ट्रांजेक्शन पर रिस्क एंड कंट्रोल को रीड करना है। तो 2, 4, 6, 8, 10, 13 टेबल हम लोगों को रीड करनी है। ये हम लोग कर चुके हैं। आज 2-3 पॉइंट और कल रिमेनिंग 2 पॉइंट कर हम लोग चैप्टर पार्ट सी फिनिश करेंगे। तो रिस्क एंड कंट्रोल फॉर स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस। तो बिजनेस प्रोसेस देखो कंट्रोल रिक्वायर्ड होगा। बिजनेस प्रोसेस हमने कहा ना, सेट ऑफ एक्टिविटीज टू अकम्प्लिश योर गोल। उन सेट ऑफ एक्टिविटीज को बिजनेस प्रोसेस हम लोग बोलते हैं। ये मैनुअल भी हो सकते हैं कंट्रोल, ऑटोमेटेड भी हो सकते हैं, सेमी ऑटोमेटेड भी हो सकते हैं। ये 3 तरीके से डाले जा सकते हैं। ये प्रिवेंटिव कंट्रोल भी हो सकते हैं, डिटेक्टिव भी हो सकते हैं, करेक्टिव भी हो सकते हैं। प्रिवेंटिव प्रिवेंट करेगा रिस्क को, प्रिवेंट करेगा, रोकेगा रिस्क होने से। डिटेक्टिव डिटेक्ट करेगा रिस्क अगर अराइज हो जाए। करेक्टिव बेटा उसको करेक्शन करेगा। कंप्यूटर सिस्टम में ये 3 लेवल पर चेक किए जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन, मास्टर एंड ट्रांजेक्शन। कॉन्फ़िगरेशन पे हमने कहा था कि रेफर टू द वे सॉफ्टवेयर सिस्टम इज सेटअप। ये प्रोसेस डिफाइनिंग करेगा प्रोवाइड जो किए गए हैं उसको। यहाँ पर इंस्टॉल्ड वैल्यू डाली जाती है वेरियस पैरामीटर्स की। बिजनेस पॉलिसी, बिजनेस प्रोसेस वर्क रूल के अकॉर्डिंग अलग अलग मॉड्यूल्स पर कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करता है कि सॉफ्टवेयर कैसे फंक्शन करेगा, जैसे पासवर्ड मैनेजमेंट, यूजर एक्टिवेशन, डीएक्टिवेशन, यूजर एक्सेस एंड प्रिविलेज। ये सब कॉन्फ़िगरेशन के काम होते हैं। मास्टर में हमने कहा था वेरियस पैरामीटर सेटअप करते हैं फॉर और मॉड्यूल्स के लिए। ये किस तरीके से रिलेवेंट ट्रांजेक्शन्स प्रोसेस होंगे उसको ये डिराइव करता है। मास्टर फर्स्ट टाइम डाले जाते हैं इंस्टॉलेशन के टाइम, और जब जरूरत होती है तब इनमें चेंज किया जाता है। लेकिन चेंज बेटा ऑथोराइज अप्रोप्रिएट पर्सनल के थ्रू होना चाहिए। ये लॉग्ड भी होने चाहिए एंड एक्सेप्शन रिपोर्ट भी इनके कैप्चर होने चाहिए। किस तरीके से ट्रांजेक्शन काम करेगा ये डिफाइन करता है। जैसे हमने कस्टमर मास्टर डाटा टाइप उसका क्रेडिट लिमिट डाल दिया, तो जब भी बेटा इसका इनवॉइस जनरेट होगा वो चेक करेगा कि क्रेडिट लिमिट से ऊपर तो नहीं है। अगर नहीं है तो जनरेट कर देगा, और है तो वो रोक देगा, जिसको क्रेडिट होल्ड कहेंगे, जब तक कि आपको अप्रोप्रिएट बेटा अप्रूवल नहीं मिल जाए या आगे इनवॉइस जनरेट करने नहीं देगा। तो वेंडर के मास्टर डेटा, कस्टमर मास्टर डेटा, मटेरियल मास्टर डेटा, एम्प्लॉय मास्टर डेटा, ये सारे हमारे लिए क्रिएट होंगे। ट्रांजेक्शन बेटा एक्चुअल ट्रांजेक्शन एंटर करेंगे हम लोग, जो भी मेनूज एंड फंक्शंस हम लोगों को सॉफ्टवेयर में गिवन है उसके थ्रू। इससे हम लोग ट्रांजेक्शन को इनिशिएट करते हैं, ऑथोराइज करते हैं, अप्रूव करते हैं बेटा हर एक मॉडल पर, जैसे सेल्स परचेज के ट्रांजेक्शन वगैरह हो गए। फिर हमने सबसे पहला टॉपिक बेटा P2P को रीड किया था। ये प्रोसेस है बेटा किस चीज का, ऑब्टेनिंग एंड मैनेजिंग द रॉ मटेरियल नीड फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। जब आप इसको, इसमें 9 प्रोसेस होते हैं। अगर P2P की प्रोसेस पूछ ले तो 9 प्रोसेस आप चैप्टर नंबर 2 में जो पढ़ा था ना उसको लिखना। रिस्क एंड कंट्रोल हम लोग यहाँ कर रहे हैं। याद आए तो मास्टर पर सर ने ये कहा था कि 6 है और वे कॉमन है जो आपको आगे से आगे कैरी फॉरवर्ड करने। तो 6 क्या है, यहाँ जब हम लोग बेटा यहाँ P2P पढ़ रहे हैं तो वेंडर के मास्टर फाइल में इनवैलिड चेंज हो जाए, वैलिड चेंज ना हो, एक्यूरेट चेंजेस ना हो, टाइमली चेंजेस ना हो, अप टू डेट ना हो, और बेटा एक तो सदाबहार हमारे लिए सिस्टम SS2 मेंटेन वेंडर मास्टर हैज नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड टू द ऑथोराइज यूजर को रेस्ट्रिक्ट ना करें। तो कंट्रोल क्या करोगे, इनवैलिड चेंजेस ना हो,
सॉरी इनवैलिड चेंजेस हो जाए तो वैलिड चेंज ही होने चाहिए, वैलिड चेंजेस ना हो, इनपुट एंड प्रोसीड ना हो तो वैलिड चेंजेस इनपुट एंड प्रोसीड होने चाहिए। चेंजेस बेटा हमारे लिए सप्लायर मास्टर फाइल में एक्यूरेट ना हो तो एक्यूरेट होना चाहिए। चेंजेस बेटा सप्लायर मास्टर फाइल में डिले एंड नॉट प्रोसीड इन टाइमली मैनर हो तो बेटा हमारे लिए टाइमली मैनर में होना चाहिए। अप टू डेट नहीं है सप्लायर मास्टर फाइल तो सप्लायर मास्टर फाइल बेटा रिमेन अप टू डेट होना चाहिए। और सिस्टम एक्सेस टू मेंटेन vendor master has not been restricted to the authorized user, the system access to maintain vendor master has been restricted to the authorized user होना चाहिए। और 15 हमने ट्रांजेक्शन पर पढ़े थे, ट्रांजेक्शन में बेटा हम लोगों ने 15 में 3+3+3+5+1 तो सदाबहार हमारे लिए रेस्ट्रिक्टेड टू द ऑथोराइज यूजर था। 3 थे बेटा ऑर्डर के लिए, अनऑथोराइज परचेज रिक्विजिशन आर ऑर्डर हो जाए तो परचेज ऑर्डर आर प्लेस ओनली फॉर अप्रूव्ड रिक्विजिशन, कोई परचेज ऑर्डर जनरेट होना चाहिए। परचेज ऑर्डर बेटा हमारे लिए सिस्टम में एंटर नहीं हो तो एक्यूरेटली बेटा एंटर होना चाहिए। परचेज ऑर्डर इशू किया गया बट इन ऑर्डर इशूड आर नॉट इनपुट एंड प्रोसीड तो बेटा हमारे लिए परचेज ऑर्डर इनपुट एंड प्रोसीड होना चाहिए। फिर था बेटा अमाउंट से रिलेटेड, अमाउंट बेटा हमारे लिए गुड्स से सर्विस नहीं मिला फिर भी अमाउंट डाल दिया, गुड्स से सर्विस मिल गया लेकिन फिर भी अमाउंट नहीं डाला, अमाउंट हमने बेटा कैलकुलेट एंड रिकॉर्ड करेक्टली नहीं करा, करेक्ट होना चाहिए सारी चीजें। क्रेडिट नोट पर 3 बेटा, क्रेडिट नोट में बेटा हमने एक्यूरेट कैलकुलेट एंड रिकॉर्ड नहीं करा। all valid credit notes and other adjustment related to accounts payable are not input and proceed करा और क्रेडिट रॉन्ग पीरियड के हमने बना दिए। तो बेटा हम लोगों ने एक्यूरेटली कैलकुलेट एंड रिकॉर्ड नहीं करा, हम लोगों ने रिकॉर्ड ही नहीं करा, हम लोगों ने रॉन्ग पीरियड के कर दिए तो कंट्रोल बेटा इसका उल्टा कर देना है। डिसबर्समेंट, डिसबर्समेंट में बेटा हमारे लिए 4, डिसबर्समेंट बेटा गुड से नहीं मिला लेकिन फिर भी डिसबर्समेंट कर दिया, ये रिस्क रह सकती है। डिसबर्समेंट बेटा हमारे लिए अनऑथराइज सप्लायर को कर दिया, डिसबर्समेंट का मतलब पेमेंट। डिसबर्समेंट बेटा हमने एक्यूरेटली कैलकुलेट एंड रिकॉर्ड नहीं करा, सारे डिसबर्समेंट को हमने रिकॉर्ड नहीं करा, डिसबर्समेंट हमने इनअप्रोप्रिएट पीरियड का रिकॉर्ड कर दिया, तो ये सब बेटा हमारे लिए रिस्क है, इसका उल्टा कंट्रोल बना देना। और आखिरी में तो सिस्टम एक्सेस टू प्रोसेस ट्रांजेक्शन हैज नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड टू द ऑथोराइज यूजर हो तो नोट वर्ड हटा देना, हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड टू द ऑथोराइज यूजर हमारे लिए होना चाहिए। यहाँ तक हमने रीड किया था। आज अगर हम लोग आगे के लेते हैं 2-3 पॉइंट। अगला आता है हमारे लिए ऑर्डर टू कैश के रिस्क एंड कंट्रोल। ऑर्डर टू कैश का मतलब होता है सेल्स प्रोसेस के रिस्क एंड कंट्रोल क्या है। इसकी प्रोसेस अगर पूछे तो बेटा 6 प्रोसेस थी जो कि आप लोग चैप्टर नंबर 2 से लिखना। प्री सेल्स एक्टिविटीज हम लोग करेंगे, उसके बाद आप लोगों को ऑर्डर मिलेगा, ऑर्डर के बाद बेटा हम लोग यहाँ पर इन्वेंट्री को जनरेट करेंगे, इन्वेंट्री सोर्सिंग करने के बाद हम लोग मटेरियल डिलीवर करेंगे, इनवॉइस बिल जनरेट करेंगे और पेमेंट रिसीव्ड करेंगे। अगर याद आए तो हम लोगों ने इस तरीके से 6 प्रोसेस बेटा रीड किए थे, ये 6 प्रोसेस पढ़े थे हम लोगों ने। प्री सेल्स एक्टिविटीज रहेंगी, सेल्स ऑर्डर मिलेगा, इन्वेंट्री सोर्सेस करेंगे, मटेरियल डिलीवर करेंगे, बिल तैयार करेंगे और फिर बेटा हम लोगों को रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर होगा। ये था आपका ऑर्डर टू केस साइकिल। तो साइकिल पूछे तो यहाँ से लिखना, मगर इसके रिस्क एंड कंट्रोल चैप्टर नंबर 1 से हम लोगों को लिखने हैं। तो ये बिजनेस प्रोसेस जो इन्वॉल्व होता है रिसीविंग एंड फुलफिलिंग कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर गुड्स एंड सर्विस। तो ऑर्डर लेना और उसको फुलफिल करना बेटा, उससे रिलेटेड जो सेटअप रहता है वो हमारे लिए प्रोसेस बेटा ऑर्डर टू कैश रहेगा। ये इन्वॉल्व होता है रिसीविंग एंड फुलफिलिंग कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर गुड्स है, ये तो ऊपर वाला ही लाइन आ गया वापस से। एन ऑर्डर टू कैश साइकिल कंसिस्ट मल्टीपल सब प्रोसेस इंक्लूडिंग, ये 6 प्रोसेस हमारे लिए बेसिकली इन्होंने यहाँ लिखी है ऑर्डर टू कैश की, लेकिन मेन जो सब प्रोसेस है वो हम लोग पीछे डिटेल से परचेज सेल्स के पढ़े हैं। जैसे कस्टमर के ऑर्डर को डॉक्यूमेंट करना, ऑर्डर को फुलफिल करना, ऑर्डर को शिप करना, कस्टमर को इनवॉइस क्रिएट करना, कस्टमर को सेंड करना और पेमेंट को रिकॉर्ड करना। तो इसमें सब प्रोसेस बेटा ऑर्डर टू कैश में बेटा 6 सब प्रोसेस यहाँ पर इन्होंने जनरेट कर दी है। तो सब प्रोसेस बेटा हमारे लिए बोले ऐसा कि सब प्रोसेस लिखो, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये लिख देना, मगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और वो बेटा आप लोगों को सेल्स के कंटेंट को पूछे तो फिर बेटा आप लोगों को वो चैप्टर नंबर 2 से लिखना है। तो कस्टमर के ऑर्डर को डॉक्यूमेंट करना, उसके बाद बेटा ऑर्डर को फुलफिल करना, शेड्यूल पर शिपमेंट को हम लोगों को कस्टमर को बेटा शिफ्ट करना, इनवॉइस बेटा हमारे लिए क्रिएट करना, कस्टमर को सेंड करना, कस्टमर फिर पेमेंट सेंड्स पेमेंट या कस्टमर से हम पेमेंट को कलेक्ट करेंगे और फिर उस पेमेंट को रिकॉर्ड कर देंगे। अब आता है बेटा हमारे लिए रिस्क एंड कंट्रोल मास्टर पर, तो वही 6 मैंने कल भी कहा था, बस यहाँ नाम बदल देना। कल था सप्लायर मास्टर फाइल या वेंडर मास्टर फाइल, यहाँ होगा कस्टमर मास्टर फाइल। 6 चीजें क्या आएगी, इनवैलिड चेंज हो जाए,
वैलिड चेंज बेटा इनपुट एंड प्रोसीड ना हो, एक्यूरेट चेंज ना हो, टाइमली मैनर में बेटा चेंज ना हो और अप टू डेट ना हो। किसकी फाइल? कस्टमर मास्टर फाइल। और एक बेटा सिस्टम एक्सेस टू रेस्ट्रिक्ट हैज नॉट बीन रेस्ट्रिक्टेड टू द ऑथोराइज यूजर हो, तो बस उसका कंट्रोल लिख देना बेटा। इनवैलिड चेंज हो जाए तो ओनली वैलिड चेंज होना चाहिए। वैलिड चेंज बेटा हमारे लिए इनपुट एंड प्रोसीड ना हो तो वैलिड चेंज इनपुट एंड प्रोसीड हो जाना चाहिए। कस्टमर मास्टर फाइल में बेटा चेंज एक्यूरेट ना हो तो एक्यूरेट होना चाहिए। कस्टमर मास्टर फाइल बेटा टाइमली मैनर में प्रोसीड ना हो तो टाइमली मैनर में प्रोसीड होना चाहिए। कस्टमर मास्टर फाइल अप टू डेट ना हो तो कस्टमर मास्टर फाइल अप टू डेट होना चाहिए। सिस्टम एक्सेस टू मेंटेन कस्टमर मास्टर हैज नॉट बीन रेस्ट्रिक्टेड टू द ऑथराइज यूजर। और सदाबहार है, ये सब में लिखना है, नोट हटा देना, बस इधर वाला कंट्रोल आ जाएगा। अब पॉइंट आता है बेटा ट्रांजेक्शन पर। यहाँ भी मैंने ट्रांजेक्शन पर आपको 15 पॉइंट रखे, 15 पॉइंट रखे, थोड़ा सा सीक्वेंस बदल दिया है। वहां भी 15 थे, 3 ऑर्डर के, 3 अमाउंट के, 3 क्रेडिट का, क्रेडिट नोट के और 5 डिसबर्समेंट के और एक बेटा सदाबहार। एक सदाबहार तो बेटा हमारे लिए यहाँ भी रहेगा, बट कंटेंट यहाँ थोड़े हम लोग बदल रहे हैं। सबसे पहले तो ऑर्डर के, तो ऑर्डर पर बेटा यहाँ पर 5, 3 इनवॉइस के, 3 8, 3 क्रेडिट नोट के, 11, 3 कैश रिसिप्ट के, वहां डिसबर्समेंट वर्ड था, यहाँ कैश रिसिप्ट हो जाएगा, और एक अपना सदाबहार। तो देखो तरीका ध्यान रखना, हमारे लिए P2P में ट्रांजेक्शन में 15 रिस्क एंड कंट्रोल थे। जिससे रीड करना है कंट्रोल, तो बस उसको वर्डिंग उल्टा करना, कंट्रोल बनते जाएंगे। यहाँ भी बेटा 15 है, बट यहाँ 5 3 3 3 1 हमारे लिए रहेगा। एक तो सदाबहार, 5 बेटा ऑर्डर के, 3 बेटा हमारे लिए इनवॉइस के, 3 हमारे लिए यहाँ पर क्रेडिट नोट के, 3 बेटा हमारे लिए यहाँ पर कैश रिसिप्ट के और एक हमारे लिए सदाबहार। ऑर्डर के 5 देखो, ऑर्डर आर प्रोसीड एक्सीडिंग कस्टमर क्रेडिट लिमिट्स विदाउट अप्रूवल। आपको याद है हम लोगों ने कल वो देखा भी था ना, एक एग्जांपल भी देखा था मास्टर में, कि आप लोग जब इनवॉइस क्रिएट कर रहे हो तो उसकी बेटा चेक होती है कि उसकी क्रेडिट लिमिट कितनी है। अगर वो क्रेडिट लिमिट के अकॉर्डिंग ही हो तो वो इनवॉइस जनरेट करने देगा, अगर नहीं है उससे ऊपर है तो बेटा क्रेडिट होल्ड रख देगा। लेकिन ऐसा ना हो, ऑर्डर आर प्रोसीड एक्सीडिंग कस्टमर लिमिट विदाउट अप्रूवल। मान लीजिए एक बंदे की क्रेडिट लिमिट थी 1 लाख और 1,10,000 का इनवॉइस जनरेट करने दिया उसने, जबकि अप्रूवल आना चाहिए था, क्रेडिट होल्ड में जाना चाहिए था, अप्रूवल आने के बाद ही इनवॉइस जनरेट होना चाहिए था। तो एक रिस्क ये है कि ऑर्डर आर प्रोसीड एक्सीडिंग कस्टमर क्रेडिट लिमिट विदाउट अप्रूवल। ऑर्डर आर नॉट अप्रूव्ड बाय मैनेजमेंट एज टू प्राइस एंड टर्म्स ऑफ सेल्स। जो भी प्राइस ऑफ टर्म्स ऑफ सेल्स है उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट ने बेटा ऑर्डर को अप्रूव नहीं कराओ। ऑर्डर एंड कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर आर नॉट इनपुट एक्यूरेटली। ऑर्डर एंड कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर हम लोगों ने अप्रोप्रिएटली बेटा एंटर नहीं करे हो। ऑल ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर आर नॉट इनपुट एंड प्रोसीड्स। इनवैलिड एंड ऑथोराइज ऑर्डर आर इनपुट एंड प्रोसीड। तो उल्टा लिख देना, ओनली ऐसा ही होना चाहिए, तो कंट्रोल बन जाएगा। तुमको सिर्फ रिस्क याद रखने अच्छे से। तो ऑर्डर आर प्रोसीड एक्सीडिंग कस्टमर क्रेडिट लिमिट विदाउट अप्रूवल। फिर अगला बेटा हम लोगों ने कहा है मैनेजमेंट ने अप्रूव कर दिया, लेकिन ना बेटा वो अप्रूवल गलत हुआ, मतलब वो प्राइस एंड टर्म्स ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग नहीं है। ऑर्डर कैंसिलेशन, ऑर्डर एंड कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर को हमने इनपुट एंड एक्यूरेटली बेटा हम लोगों ने इनपुट नहीं कराए। ऑल ऑर्डर रिसीव्ड कस्टमर को हम लोगों ने इनपुट एंड प्रोसीड नहीं कराए। फिर बेटा हमारे लिए इनवैलिड एंड अनऑथराइज ऑर्डर आर इनपुट एंड प्रोसीड कर दिए गए हो। तो 5 एरर बेटा। पहला हमारे लिए ऑर्डर आर प्रोसीड एक्सीडिंग द कस्टमर क्रेडिट लिमिट्स विदाउट अप्रूवल। सेकंड बेटा अप्रूवल दिया गया, लेकिन अप्रूवल बेटा हमारे लिए सेल्स एंड प्राइस टर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं किया गया। ऑर्डर एंड कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर को हमने इनपुट एक्यूरेटली नहीं कराओ। ऑल ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर आर नॉट इनपुट एंड प्रोसीड कराओ। इनवैलिड एंड अनऑथराइज ऑर्डर को हम लोगों ने इनपुट एंड प्रोसीड कर दिया गया। कंट्रोल क्या करोगे? अगर हम लोगों के एक्सीडिंग क्रेडिट लिमिट जा रहा है तो सिर्फ ओनली विद इन अप्रूव्ड क्रेडिट लिमिट ही बेटा हमारे लिए ऑर्डर प्रोसीड्स होने चाहिए। अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट के अप्रूवल बेटा नहीं थे, तो अप्रूव्ड बाय मैनेजमेंट एज टू प्राइस एंड टर्म्स ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग ही अप्रूवल होना चाहिए।
एक्यूरेटली हम लोगों ने नहीं करे हो कैंसिलेशन एंड ऑर्डर्स को, तो एक्यूरेटली करना चाहिए इनपुट। सारे ऑर्डर बेटा रिसीव्ड हुए हैं, उनको इनपुट एंड प्रोसीड नहीं किया हो तो सारों को इनपुट एंड प्रोसीड करना चाहिए। इनवैलिड एंड अनऑथराइज बेटा ऑर्डर को हमने इनपुट एंड प्रोसीड कर दिया हो तो सिर्फ ओनली वैलिड एंड ऑथराइज ऑर्डर्स को ही इनपुट एंड प्रोसीड हम लोगों को करना चाहिए। फिर पॉइंट आता है बेटा 3 इनवॉइस के लिए। इनवॉइस में भी 3 बातें बेटा, एक्यूरेटली नहीं हो, रॉन्ग पीरियड के लिए हो, और इनवॉइस बेटा सिस्टम में ही नहीं डालो। तो इनवॉइस सिस्टम में ही नहीं डाले, चलो एक तो ये ध्यान रख लो, तो सिस्टम में डालनी चाहिए। इनवॉइस एक्यूरेटली कैलकुलेट एंड रिकॉर्ड नहीं किए गए तो एक्यूरेटली रिकॉर्ड एंड कैलकुलेट करनी चाहिए। रॉन्ग पीरियड के लिए हो तो बेटा हमारे लिए अप्रोप्रिएट पीरियड के लिए होनी चाहिए। क्रेडिट नोट में भी यही 3 बातें बेटा हमारे लिए, क्रेडिट नोट इश्यू किए गए लेकिन सिस्टम में रिकॉर्ड ही नहीं हुए। क्रेडिट नोट बेटा सिस्टम में हम लोगों ने रॉन्ग पीरियड के रिकॉर्ड कर दिए, एक्यूरेटली कैलकुलेट एंड रिकॉर्ड नहीं किए गए। तो 3 बातें जो इसमें 3 थी वही 3 बातें हमारे लिए यहाँ रहेगी। तो क्रेडिट नोट रिकॉर्ड ही नहीं किए, क्रेडिट नोट रॉन्ग पीरियड के रिकॉर्ड कर दिए, क्रेडिट नोट बेटा एक्यूरेटली कैलकुलेट एंड रिकॉर्ड नहीं किए, तो कंट्रोल डाल देंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आता है कैश रिसिप्ट्स के लिए। कैश रिसिप्ट्स आर नॉट एंटर्ड, कैश रिसिप्ट डाली नहीं है। कैश रिसिप्ट बेटा एंटर्ड इन द सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग आर नॉट एंटर्ड करेक्टली, करेक्टली नहीं डाली है, सिस्टम में नहीं डाली है। क्रेडिट नॉट रिकॉर्डेड इन द पीरियड, पीरियड के लिए नहीं हो। तो ये तीनों चीजों के लिए है ना, इनवॉइस, क्रेडिट नोट और कैश रिसिप्ट पर तो 3 चीजें ध्यान रख लो। ये चीजें डाली नहीं है, ये चीजें बेटा हम लोगों ने एक्यूरेटली नहीं डाली है, और ये चीजें बेटा हम लोगों ने रॉन्ग पीरियड के लिए डाल दी है। तो ये तीनों ही कंटेंट आपके लिए हो जाएंगे। और एक तो सदाबहार बेटा हमारे लिए, और वो है हमारे लिए सिस्टम एक्सेस टू प्रोसेस ट्रांजेक्शन हैज नॉट बीन रेस्ट्रिक्टेड टू ऑथोराइज यूजर। तो नॉट वर्ड हटा देना बेटा, हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड टू द ऑथोराइज यूजर होना चाहिए। ये आप लोगों के लिए बेटा यहाँ पर 15 कंटेंट। तो हमारे लिए 15 पॉइंट यहाँ पर 5 ऑर्डर के लिए बेटा हमारे लिए ऑर्डर आर प्रोसेड एक्सीडिंग द कस्टमर क्रेडिट लिमिट विदाउट अप्रूवल। सेकंड बेटा हमारे लिए मैनेजमेंट ऑर्डर्स आर नॉट अप्रूव्ड बाय मैनेजमेंट एज टू प्राइस एंड टर्म्स ऑफ सेल्स। ऑर्डर आर कैलकुलेशन कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर आर नॉट इनपुट एक्यूरेटली। ऑल ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर आर नॉट इनपुट एंड प्रोसीड्स। इनवैलिड एंड अनऑथराइज्ड ऑर्डर आर इनपुट एंड प्रोसीड्स। 5 तो ये, फिर तो 3 सेम कैटेगरी है। गलत पीरियड के लिए हो, एक्यूरेट कैलकुलेट नहीं किए गए हो, रिकॉर्ड नहीं किए गए हो, और हम लोगों ने रिकॉर्ड ही नहीं किए हो। और वो 3 चीजें कौन कौन सी है, इनवॉइस के लिए, क्रेडिट नोट के लिए और कैश रिसिप्ट्स के लिए। मतलब ये तीनों चीजें बेटा हम लोगों ने रॉन्ग पीरियड के लिए ले ली हो, हम लोगों ने एक्यूरेटली कैलकुलेट एंड रिकॉर्ड नहीं की गई हो, या बेटा हम लोगों ने रिकॉर्डिंग सिस्टम ही नहीं करी हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, और ये डाल देना आप लोग। और एक बेटा रेस्ट्रिक्ट नहीं, हैज नॉट बीन रेस्ट्रिक्टेड टू द ऑथराइज्ड यूजर, तो हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड टू द ऑथराइज्ड यूजर होना चाहिए। ये आपका ऑटो सी खत्म होता है। अब आता है बेटा हमारे लिए इन्वेंट्री साइकिल। इन्वेंट्री के फेज बेटा ना 3 होते हैं। आप पहले रॉ मटेरियल लेते हो, उस रॉ मटेरियल को हम लोग सेमी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, और सेमी फिनिश गुड्स से उसको हम लोग फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो 3 बेटा हमारे लिए यहाँ पर कंटेंट होते हैं, जो कि बेटा हमारे लिए इन्वेंट्री की साइकिल होते हैं। पहले तो इन्वेंट्री रॉ मटेरियल होता है, उससे हम कन्वर्ट करते हैं सेमी फिनिश गुड्स में, और उससे हम लोग बेटा उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली रॉ मटेरियल से सेमी फिनिश गुड्स, पहले तो इसको कलेक्शन करना रॉ मटेरियल का, इसको फिनिश गुड्स में बदलना, मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, और फिर फाइनली हम लोग इसको फिनिश गुड्स की कंटेंट पे कन्वर्ट करके डिलीवरी दे देते हैं। तो देखो सबसे पहला तो टिपिकल फेज होता है इन्वेंट्री में ऑर्डरिंग फेज। ऑर्डरिंग फेज में हम रॉ मटेरियल को लेते हैं, द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स टू ऑर्डर एंड रिसीव रॉ मटेरियल की। और इसमें कौन सा फेज आएगा बेटा, कितने दिन हम लोगों को रॉ मटेरियल को लेने में लग रहे हैं। उसके बाद हमारा प्रोडक्शन फेज आएगा, जिसमें हम लोगों को कितने दिन इसको कन्वर्ट करने में लग रहे हैं। तो द वर्क इन प्रोग्रेस फेज रिलेट टू टाइम टेक्स टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स रेडी फॉर यूज टू कस्टमर। और आखिरी में फिनिश गुड्स बेटा हमारे लिए बनाकर डिलीवर कर दिया जाएगा, फिनिश गुड्स स्टॉक डिपार्टमेंट को भेज दिया जाएगा। तो फिनिश गुड्स दैट रिमेन इन स्टॉक एंड दैट डिलीवरी टाइम टू द कस्टमर। द इन्वेंट्री साइकिल इज मेजर्ड इन नंबर ऑफ डेज। तो इन्वेंट्री साइकिल को हम लोग नंबर ऑफ डेज में कन्वर्ट कैलकुलेट करते हैं। अब नंबर ऑफ डेज में क्या क्या कैलकुलेट होते हैं, ऑर्डर आने में कितने दिन लग रहे हैं रॉ मटेरियल का, प्लस बेटा हमारे लिए उसको फिनिश गुड्स में बदलने में कितने दिन लग रहे हैं, और उसके बाद बेटा वो कितने दिन हमारे लिए स्टॉक में रहता है, और उसके बाद डेट हमारे कस्टमर तक पहुंचता है। इस सबको मिलाकर जितने नंबर ऑफ डेज लगते हैं उससे हम लोग इन्वेंट्री साइकिल डेज कहते हैं। याद रखना इन्वेंट्री साइकिल को मेजर हम लोग नंबर ऑफ डेज में करते हैं। इसमें 3 तरह के डेज काउंट होते हैं। हमारा रॉ मटेरियल का ऑर्डर देने से लेकर ऑर्डर आने तक में कितने दिन लग रहे हैं, मान लो 10 दिन लग रहे हैं,
अब उसको फिनिश गुड्स में बदलने में मान लीजिए 15 दिन हम लोगों को लग रहे हैं, और वो फिनिश गुड्स 7 दिन हमारे लिए स्टॉक में रहता है और उसके बाद हम बेच पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए टोटल मिलाकर 32 डेज जो बेटा आएगा, ये हमारे लिए ना इन्वेंट्री साइकिल डेज होते हैं। तो इन्वेंट्री साइकिल क्या रहता है? ये प्रोसेस एक्यूरेटली ट्रैकिंग द ऑन हैंड इन्वेंट्री लेवल्स ऑफ एन एंटरप्राइजेस। तो कितना ऑन हैंड इन्वेंट्री लेवल है उसको बेटा मैनेज करता है, ट्रैक करता है, उससे हम लोग इन्वेंट्री साइकिल कहते हैं। ये एक्यूरेटली रिकॉर्ड ऑफ ऑल स्टॉक मूवमेंट टू कैलकुलेट द करेक्ट बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री। ये सारे मूवमेंट को, मूवमेंट क्या भाई, ऑर्डर दिया, स्टॉक आएगा, परचेज डिपार्टमेंट फिर इशू करेगा, वहां से फिर बेटा फैक्ट्री प्रोडक्शन पर आएगा, तो फिर बनकर कितने दिन में वो कन्वर्ट हो रहा है, कितने दिन में बनकर बेटा फिर वो स्टॉक में पहुंच रहा है, इन सबको बहुत एक्यूरेटली कैलकुलेट करना जरूरी है, क्योंकि उससे से जज होता है कितना प्रोडक्शन करना है, कितना रॉ मटेरियल एडवांस में मंगाना है, कितना फिनिश गुड्स स्टॉक में रखना है, इन सबको डिसाइड करने के लिए एक्यूरेटली होना चाहिए। फॉर दोज हु सोर्स असेंबल एंड क्रिएट इन्वेंट्री, अब देखो दो तरीके बेटा इन्वेंट्री मेंबर हो जाते हैं। एक जो चीजें बनाते हैं, मतलब ना रॉ मटेरियल को लाते हैं, उसको असेंबल कर क्रिएट करते हैं इन्वेंट्री को, इट रेफर टू टाइम बेस्ड प्रोसेस। टाइम बेस्ड प्रोसेस, ये नंबर ऑफ डेज पढ़ा ना अपन, ये टाइम बेस्ड प्रोसेस है, विच इज बेसिक टू अंडरस्टैंडिंग हाउ टू मैक्सिमाइज रिसोर्स एंड कैश फ्लो। ये रिसोर्स को कैसे मैक्सिमाइज कर सके और कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सके। जितने नंबर ऑफ इन्वेंट्री साइकिल डेज ज्यादा होंगे ना बेटा, उतना ही कैश फ्लो लेट जनरेट होगा। मटेरियल आज खरीद रहे हैं, 32 दिन बाद पैसा हमारे लिए जनरेट हो रहा है। ये जितना छोटा पीरियड होगा ना, उतनी जल्दी रॉ मटेरियल खरीद कर हम लोग बेटा उसको कैश में कन्वर्ट कर पाएंगे। और एक दूसरा बेटा जो बाई कर सेल करते हैं, बना बनाया खरीदते हैं, उसको अपने यहाँ पर स्टॉक पर रखते हैं और फिर सेल करते हैं, वो फोकस करते हैं प्रोसेस, उनको टाइम बेस्ड नहीं करना, उनको बनाने में तो दिमाग लगाना ही नहीं, वो तो प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्लानिंग एंड मैनेजिंग इन्वेंट्री लेवल को मैनेज करते हैं फ्रॉम परचेसिंग थ्रू मोर एफिशिएंट ऑडिटिंग। बहुत प्रॉपर वे में परचेज कर ताकि ना बार्गेनिंग कर अच्छे लेवल पर परचेज कर वो बेटा सेल करना चाहेंगे। तो दो तरह के बंदे होते हैं देखो इन्वेंट्री साइकिल को मैनेज करने के लिए। एक वो जो कि बेटा हमारे लिए सोर्स मतलब रॉ मटेरियल लाते हैं, उसे असेंबल करते हैं और इन्वेंट्री में क्रिएट करते हैं, और टाइम बेस्ड बेटा प्रोसेस मैनेज करते हैं। वो ये अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि कैसे इस पर हम लोग रिसोर्स को मैक्सिमाइज करें, मतलब कितनी अच्छी जगह से रॉ मटेरियल आ सके और हम लोग कितना जल्दी कैश फ्लो बढ़ा सके। कैश फ्लो कम बढ़ेगा जब हमारे लिए टाइम बेटा कम लगेगा। और एक वो जो बाई करते हैं, स्टोर करते हैं और सेल करते हैं, वो फोकस करते हैं बेटा अंडरस्टैंडिंग प्लानिंग एंड मैनेजिंग इन्वेंट्री लेवल। और वो किस वजह से? परचेसिंग थ्रू मोर एफिशिएंट ऑडिटिंग की वजह से बेटा कर बेटा यहाँ पर वो चाहेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करे। तो बेसिकली बेटा इन्वेंट्री साइकिल करता है क्या है? इन्वेंट्री साइकिल बेटा प्रोसेस है जो एक्यूरेटली ट्रैक करता है ऑन हैंड इन्वेंट्री लेवल फॉर एन एंटरप्राइज को। इन्वेंट्री सिस्टम शुड मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ ऑल स्टॉक मूवमेंट, करेक्ट बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री, जिससे हमको पता चल पाए। दो तरह के बंदे होते हैं, एक वो जो सोर्स करते हैं चीज़ों को, असेंबल करते हैं और इन्वेंट्री में क्रिएट करते हैं, और टाइम बेस्ड प्रोसेस करते हैं। उनके लिए टाइम बेस्ड प्रोसेस में वो ये चाहते हैं कि मैक्सिमम बेटा रिसोर्स हो, मैक्सिमम रिसोर्स बहुत अच्छी जगह से, रॉ मटेरियल बहुत जल्दी से हमको मिल पाए और टाइम कम लगे, जिससे कैश फ्लो जनरेट जल्दी हमारे लिए हो पाए। और एक वो जो बेटा हमारे लिए बाई करते हैं, स्टोर करते हैं, सेल करते हैं इन्वेंट्री को, उनका ऑब्जेक्ट ये रहता है कि वो अंडरस्टैंडिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, मैनेजिंग करते हैं इन्वेंट्री लेवल को फ्रॉम परचेजिंग थ्रू मोर एफिशिएंट ऑडिटिंग। इस साइकिल में बेटा हमारे लिए 3 टिपिकल फेज होते हैं। एक ऑर्डरिंग फेज, इसमें वो टाइम अमाउंट ऑफ टाइम मतलब डेज देखे जाते हैं कि ऑर्डर एंड रिसीव रॉ मटेरियल में कितने दिन लग रहे हैं। फिर प्रोडक्शन फेज में ये देखा जाता है कि रॉ मटेरियल को हम लोगों को फिनिश स्टॉक में कन्वर्ट करने में, रेडी फॉर यूज बनाने में कितने डेज हमारे लिए लग रहे हैं। और फिनिश गुड्स में बेटा हमारे एंड डिलीवरी फेज में देखा जाता है कि फिनिश गुड्स कितने दिन स्टॉक में रह रहा है और उससे कितने दिनों में बेटा हम लोग कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं। इन सारे डेज को मिलाकर हम लोग बेटा यहाँ पर इन्वेंट्री साइकिल डेज यहाँ पर कहते हैं। ये जितना कम होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। पॉइंट आता है रिस्क एंड कंट्रोल, वही दो चीजों पर, मास्टर पर और ट्रांजेक्शन पर। मास्टर पर वही 6 बातें, इनवैलिड चेंज हो जाए, वही 6 बातें ना जो अब तक पढ़ता आ रहे, उसी सीक्वेंस में मैंने रखा है ताकि आप अच्छे से याद रख पाए। इनवैलिड चेंज हो जाए, वैलिड चेंज ना हो, एक्यूरेटली चेंज ना हो, टाइमली बेटा हमारे लिए चेंज ना हो, अप टू डेट ना हो, और एक बेटा हमारे लिए सदाबहार। और वो भी कौन बेटा? हमारे लिए इन्वेंट्री मास्टर फाइल। सबसे पहले वाले में तो वेंडर या सप्लायर मास्टर फाइल लिखना था, सेकंड वाले में बेटा हम लोगों को कस्टमर मास्टर फाइल लिखना था इनके लिए, और थर्ड वाले में हम लोगों को इसमें इन्वेंट्री मास्टर फाइल लिखना है। तो इन्वेंट्री मास्टर फाइल में बेटा इनवैलिड चेंज हो जाए तो ओनली वैलिड चेंज होनी चाहिए। इन्वेंट्री मास्टर फाइल में बेटा हमारे लिए वैलिड चेंज बेटा इनपुट एंड प्रोसीड ना हो तो वैलिड चेंज इनपुट एंड प्रोसीड होना चाहिए।
इन्वेंट्री मास्टर फाइल में बेटा हमारे लिए एक्यूरेट चेंज ना हो तो एक्यूरेट चेंज होना चाहिए। इन्वेंट्री मास्टर फाइल में बेटा हमारे लिए टाइमली मैनर में प्रोसीड ना हो तो टाइमली मैनर में प्रोसीड होना चाहिए। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मास्टर फाइल बेटा अप टू डेट ना हो तो अप टू डेट होना चाहिए, और हैज नॉट बीन रेस्ट्रिक्टेड टू द ऑथराइज्ड यूजर हो तो हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड टू द ऑथराइज्ड यूजर होना चाहिए। वो क्यों ही वही 6 बातें बेटा आप लोगों के लिए मास्टर में, P2P में, O2C में, और बेटा आप लोगों के लिए यहाँ पर इन्वेंट्री साइकिल में। सिर्फ नाम बदल देना। सबसे वाले पहले वाले P2P में तो आप लोग सप्लायर मास्टर फाइल या वेंडर मास्टर फाइल में ये बातें लिखोगे। सेकंड वाले में बेटा हम लोग यहाँ पर कस्टमर मास्टर फाइल में लिखेंगे। थर्ड वाले में बेटा हम लोग इन्वेंट्री मास्टर फाइल के लिए लिखेंगे। अब आता है ट्रांजेक्शन। शुरू के दोनों में हमने 15 पॉइंट पढ़े थे, यहाँ भी हम लोग 15 पढ़ेंगे। P2P में 15 पॉइंट हम लोगों ने पढ़े थे, 3 ऑर्डर के, 3 बेटा हमारे लिए अमाउंट के, 3 बेटा हमारे लिए क्रेडिट नोट के, 5 डिसबर्समेंट के और 1 सदाबहार। फिर O2C में भी हम लोगों ने 15 पढ़े थे, 5 बेटा हमारे लिए वहां पर ऑर्डर के थे, 3 बेटा इनवॉइस के, 3 बेटा हमारे लिए क्रेडिट नोट के, 3 बेटा कैश रिसिप्ट के, और 1 बेटा हमारे लिए सदाबहार था। अब ऐसा कोई सीक्वेंस यहाँ भी लिखेंगे, बस फेज याद रखना। गलतियां कहाँ हो सकती है ट्रांजेक्शन में? रॉ मटेरियल को जनरेट करते वक्त, फिनिश गुड्स बनकर तैयार हुआ उसको ट्रांसफर करते वक्त, और फिनिश गुड्स को डिटर को ट्रांसफर करते वक्त, इन सब में कुछ एरर्स रह सकती है ट्रांजेक्शन में। तो देखो पहले रॉ मटेरियल से रिलेटेड पहला तो एक अलग से ध्यान रख लेना, एडजस्टमेंट टू इन्वेंट्री प्राइस और क्वांटिटीज आर नॉट रिकॉर्डेड एक्यूरेटली। इन्वेंट्री की प्राइस और उसकी क्वांटिटी हम लोगों ने बेटा ना एक्यूरेटली रिकॉर्ड नहीं करी है। पहली गलती हमारे लिए यहाँ पर ये हो सकती है। तो हमारे लिए इन्वेंट्री की प्राइस और क्वांटिटीज हम लोग एक्यूरेट बेटा रिकॉर्ड करें। तो इन्वेंट्री की जो प्राइस है और क्वांटिटीज हमने एक्यूरेटली बेटा रिकॉर्ड नहीं करी, तो रिकॉर्ड बेटा हम लोगों को एक्यूरेटली करना चाहिए। अब देखो रॉ मटेरियल का, रॉ मटेरियल रिसीव्ड एंड एक्सेप्टेड विदाउट वैलिड परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर वैलिड नहीं है, उसी का रॉ मटेरियल हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। रॉ मटेरियल रिसीव्ड आर नॉट रिकॉर्डेड एक्यूरेटली। रॉ मटेरियल बेटा रिसीव हुआ लेकिन उसे रिकॉर्ड नहीं करा एक्यूरेटली। रॉ मटेरियल रिसीव्ड आर नॉट रिकॉर्डेड इन द सिस्टम। रॉ मटेरियल सिस्टम में ही नहीं डाला। रिसिप्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल आर नॉट रिकॉर्डेड प्रॉम्प्टली एंड नॉट इन द अप्रोप्रिएट पीरियड। अप्रोप्रिएट पीरियड का नहीं है। डिफेक्टिव रॉ मटेरियल आर नॉट रिटर्न्ड प्रॉम्प्टली टू सप्लायर। और एक ट्रांसफर ऑफ रॉ मटेरियल्स टू प्रोडक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड एक्यूरेटली एंड आर नॉट इन द अप्रोप्रिएट पीरियड। 6 पॉइंट बेटा हमारे लिए रॉ मटेरियल के लिए। देखो क्या क्या नॉर्मल सा सीक्वेंस वाइज बेटा हमारे लिए 6 बातें हम लोग बेटा यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखो रॉ मटेरियल मिला, एक्सेप्ट भी कर लिया जबकि वैलिड परचेज ऑर्डर ना हो। रॉ मटेरियल रिसीव करा लेकिन रिकॉर्ड एक्यूरेट नहीं कराओ। रॉ मटेरियल रिसीव करा लेकिन रिकॉर्ड ही नहीं करा है सिस्टम में। रॉ मटेरियल बेटा हमारे लिए नॉट रिकॉर्ड प्रॉम्प्टली एंड नॉट इन द अप्रोप्रिएट पीरियड। अप्रोप्रिएट पीरियड का रॉ मटेरियल बेटा हमने रिकॉर्ड नहीं करा। डिफेक्टिव रॉ मटेरियल को हमने रिटर्न नहीं करा, ये गलती हमारे लिए हो सकती है। और रॉ मटेरियल, अब ये तो हो गया रॉ मटेरियल आने तक का ना, ये अब होगा ट्रांसफर करने का। रॉ मटेरियल आ तो गया, ये ट्रांसफर होगा ना बेटा परचेज डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं ऑफ रॉ मटेरियल टू प्रोडक्शन, तब हम लोगों ने रिकॉर्ड एक्यूरेटली एंड अप्रोप्रिएट पीरियड के लिए रिकॉर्ड नहीं करा। तो ये होना चाहिए, ये तो कंट्रोल में तो नॉर्मल सी बात है। तो 5-6 रिस्क हमारे लिए। रॉ मटेरियल हम लोगों ने रिसीव करा, एक्सेप्ट करा विदाउट वैलिड परचेज ऑर्डर। रॉ मटेरियल बेटा हम लोगों ने रिसीव करा लेकिन हम लोगों ने एक्यूरेटली रिकॉर्ड नहीं करा। रॉ मटेरियल रिसीव्ड करा लेकिन बेटा हम लोगों ने उसे सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं करा। रॉ मटेरियल हम लोगों ने प्रॉम्प्टली एंड अप्रोप्रिएट पीरियड का रिकॉर्ड नहीं करा। डिफेक्टिव रॉ मटेरियल को हम लोगों ने रिटर्न नहीं करा। और फिर छठा क्या होगा, रॉ मटेरियल हम लोग जब ट्रांसफर टू प्रोडक्शन कर रहे हैं वो अप्रोप्रिएट पीरियड का नहीं है और एक्यूरेटली बेटा हम लोगों ने उससे रिकॉर्ड नहीं करा, तो ये नहीं होना चाहिए। ये 7 पॉइंट हमारे लिए। अब रॉ मटेरियल के बाद ना बेटा जब प्रोडक्शन होता है तब हम लोग एलोकेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बेटा उसके अकॉर्डिंग बेटा हम लोग वहां पर चार्ज करते हैं हम कोस्टिंग में। यहाँ गलती हो सकती है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बेटा हम लोगों ने प्रोडक्शन पर एसोसिएट जब करे वो नॉट रिकॉर्ड एक्यूरेटली और बेटा हमारे लिए इनअप्रोप्रिएट पीरियड के लिए है। अब ये चीज बनकर तैयार हो जाएगी, रॉ मटेरियल लगा दिया, खर्चे लगा दिए, तो चीज बनकर तैयार हो गई फैक्ट्री में, कॉस्टिंग में हम लोग पढ़ते हैं। अब जो बनकर तैयार हुआ ना बेटा, उसको ट्रांसफर करते वक्त हमारे लिए गलती हो सकती है। फिनिश स्टॉक के टाइम पर बेटा हमारे लिए गलतियां यहाँ पर हो सकती है, तीनों फिनिश गुड्स के लिए रह जाएगा। ट्रांसफर ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन टू फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, उससे हम लोगों ने रिकॉर्ड कंप्लीटली एंड एक्यूरेटली नहीं करा हो। फिनिश गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर को हम लोगों ने रिकॉर्ड एंड कंप्लीटली बेटा एक्यूरेटली पोस्ट नहीं किया हो। फिनिश गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रोडक्शन को हम लोगों ने कंप्लीटली एंड एक्यूरेटली पोस्टेड नहीं करा हो। तो देखो
तीन बातें, फिनिश गुड्स जब हम लोगों ने ट्रांसफर करा तो उससे बेटा रिकॉर्ड कंप्लीटली एंड एक्यूरेटली नहीं करा। फिनिश गुड्स बेटा जब हम लोगों को रिसीव हुआ, ये तो फैक्ट्री वाले ने जब ट्रांसफर करा, तब जब रिसीव हुआ तब भी तो बेटा अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए एंट्री होगी। भेजते वक्त हम लोगों ने नहीं करा अप्रोप्रिएट एंड रिकॉर्ड एक्यूरेटली, मिलते वक्त हमने अप्रोप्रिएट एंड एक्यूरेटली नहीं करा, और फाइनली कस्टमर ने जब रिटर्न करा तब हम लोगों ने अप्रोप्रिएट एंड एक्यूरेटली बेटा उसको पोस्ट नहीं करा। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे लिए कंट्रोल हो जाएगा। फिर तीन बातें बेटा कस्टमर को शिपमेंट से रिलेटेड, एक तो बेटा सदाबहार, तीन बातें हमारे लिए कस्टमर के शिपमेंट से रिलेटेड। शिपमेंट को रिकॉर्ड ही नहीं करा, एक्यूरेटली रिकॉर्ड नहीं करा, अप्रोप्रिएट इनअप्रोप्रिएट पीरियड के लिए रिकॉर्ड कर दिया। तो ये तीन शिपमेंट का, और एक हैज नॉट बीन रेस्ट्रिक्टेड टू द ऑथराइजेशन। तो देखो 15 पॉइंट यहाँ क्या ध्यान रखेंगे, सबसे पहला तो एक पॉइंट तो आप लोगों के लिए एडजस्टमेंट ऑफ इन्वेंट्री प्राइस एंड यूनिट नॉट रिकॉर्डेड एक्यूरेटली, तो रिकॉर्डेड एक्यूरेटली होना चाहिए। फिर 6 बातें बेटा इन्वेंट्री से रिलेटेड, रॉ मटेरियल से रिलेटेड। पहले 5 में तो रिसीव करने से रिलेटेड, रॉ मटेरियल बेटा हम लोगों ने रिसीव्ड करा एंड एक्सेप्ट करा विदाउट वैलिड परचेज ऑर्डर, तो ओनली वैलिड परचेज ऑर्डर ही होना चाहिए। रॉ मटेरियल रिसीव्ड करा लेकिन रिकॉर्ड नहीं करा एक्यूरेटली, रॉ मटेरियल बेटा सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं करा। रॉ मटेरियल बेटा हम लोगों ने अप्रोप्रिएट पीरियड के लिए बेटा रिकॉर्ड नहीं करा। रॉ मटेरियल हम लोगों ने डिफेक्टिव को रिटर्न ही नहीं करा। और अगला बेटा हमारे लिए रॉ मटेरियल प्रोडक्शन को ट्रांसफर करा तो वो एक्यूरेटली बेटा रिकॉर्ड नहीं करा और अप्रोप्रिएट पीरियड के लिए रिकॉर्ड नहीं करा। अब एक खर्चों के लिए खर्चे और लगेंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद बेटा प्रोडक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड एक्यूरेटली एंड आर पोस्टेड इन एन अप्रोप्रिएट पीरियड के लिए हम लोगों ने कर दिया। उसके बाद बेटा हमारे लिए चीज बनकर तैयार होगी, तो अब तीन बातें फिनिश स्टॉक के लिए, ट्रांसफर ऑफ कंप्लीट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन टू फिनिश इन्वेंट्री को हमने रिकॉर्ड कंप्लीटली एंड एक्यूरेटली पोस्ट नहीं करा। जब फिनिश स्टॉक हम लोगों को रिसीव हुआ तब हम लोग प्रोडक्शन से, तब उसको हम लोगों ने कंप्लीटली एंड एक्यूरेटली एंड पोस्टेड इन अप्रोप्रिएट पीरियड कर दिया। नोट फॉर अप्रोप्रिएट पीरियड लिखो या एन इन अप्रोप्रिएट पीरियड लिख दो, एक ही बात। फिनिश गुड्स जब रिटर्न आया कस्टमर से तो भी हम लोगों ने कंप्लीटली एक्यूरेटली पोस्टेड इन अप्रोप्रिएट पीरियड कर दिया। फिर शिपमेंट बेटा, शिपमेंट रिकॉर्ड ही नहीं करा, शिपमेंट एक्यूरेटली रिकॉर्ड नहीं करा, शिपमेंट बेटा अप्रोप्रिएट पीरियड के लिए रिकॉर्ड नहीं करा। आखिरी में तो आपका सदाबहार पॉइंट, ये आप लोगों के लिए बेटा यहाँ पर इन्वेंट्री साइकिल पूरा हो जाएगा। तो एक और हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं और वो है एचआर, ताकि फिर हमारे लिए एचआर छोटा ही है, दो बातें ही आपको कॉन्फ़िगरेशन पर पढ़ना है। यहाँ अभी तक सब पर मास्टर ट्रांजेक्शन मास्टर ट्रांजेक्शन मास्टर ट्रांजेक्शन है, मगर एचआर पर कॉन्फ़िगरेशन एंड मास्टर है। मास्टर पर तो वही बातें हमारे लिए आएगी, कोई ज्यादा नहीं तो छोटा है, इसलिए हम लोग एचआर को पढ़ लेते हैं। एचआर याद आए तो बार बार कहें, एचआर बेटा हमारे लिए पूरी तरीके से कंटेंट कहें तो बेटा रिक्रूट करना, अटेंडेंस करना, उनकी सैलरी पे करना, इन सब के साइकिल को हम लोग एचआर में लेते हैं। तो बेटा एचआर क्या रहेगा, एचआर लाइफ साइकिल रेफर्स टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करता है, कवर करता है बेटा हमारे लिए ऑल स्टेजेस ऑफ एन एम्प्लॉइज टाइम विद इन ए स्पेसिफिक एंटरप्राइजेस एंड द रोल ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट प्ले एट ईच स्टेज। तो ह्यूमन रिसोर्स लाइफ साइकिल बेटा ना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को रेफर करता है, कवर करता है ऑल स्टेज ऑफ एन एम्प्लॉइज टाइम विद इन ए स्पेसिफिक पर्पस स्पेसिफिक एंटरप्राइज, और इसमें बेटा ना ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट प्ले करता है सारी स्टेज को। एचआर की कितनी बेटा हमारे लिए स्टेज होती, तो वो स्टेज यहाँ पर बेटा हमारे लिए 4 स्टेज है एचआर की। P2P और O2C को बेटा हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़कर आते हैं, लेकिन एचआर की साइकिल बेटा यहाँ 4 है। पहले तो रिक्रूट करेंगे एंड ऑन बोर्डिंग करेंगे, रिक्रूट करेंगे ना, लोगों को हायर करेंगे, फिर उनका ओरिएंटेशन एंड करियर प्लानिंग करेंगे कि वो किस किस तरीके से काम करेंगे, फिर उनका करियर डेवलपमेंट करेंगे हम लोग, प्रमोशंस वगैरह बेटा जनरेट कर, और आखिरी में अगर जरूरत पड़ा तो हम लोग उन्हें टर्मिनेशन और ट्रांजिशन करेंगे, उन्हें निकालना पड़ा तो हम निकालेंगे कैसे, वो पूरा एचआर में आता है। 4 प्रोसेस है। सबसे पहला रिक्रूट एंड ऑन बोर्डिंग, तो रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है बेटा जो हायर करता है न्यू एम्प्लॉइज को। रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, इस स्टेज पर हर स्टेज पर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का रोल होता है, असिस्ट करता है बेटा हायरिंग को। दिस माइट इंक्लूड प्लेसिंग द जॉब एड, जॉब का एड देना, सेलेक्ट करना कैंडिडेट को हुज रिज्यूम लुक प्रोमिसिंग, कंडक्ट करना बेटा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, एडमिनिस्ट्रेशन असेसमेंट सच एज पर्सनैलिटी प्रोफाइल्स टू चूज द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ द पोजीशन। ये होता है रिक्रूटमेंट में। तो एड देना, जो रिज्यूम आए उनमें से सेलेक्ट करना, इंटरव्यू कंडक्ट करना, उसमें से बेटा प्रॉपर बंदे को सिलेक्शन करना, फिर ओरिएंटेशन एंड करियर प्लानिंग, इसमें भी बेटा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का ही रोल होगा। ओरिएंटेशन इज द प्रोसेस बाय विच द एम्प्लॉय बिकम ए मेंबर ऑफ द कंपनीज वर्कफोर्स, तो हम लोग उसका यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह जनरेट करेंगे, उसको आईडी वगैरह देंगे,
लर्निंग हर न्यू जॉब ड्यूटी, उसको ट्रेनिंग वगैरह भी देना ताकि उसको बताना नई जॉब की ड्यूटीज क्या है, एस्टेब्लिश करना रिलेशनशिप विद को वर्कर्स के साथ, सुपरवाइजर एंड डेवलपिंग ए निच, career planning is the stage at which the employee other supervisor work out her long term career goals with the company। तो लॉन्ग टर्म में हम लोग उसको बता सकते हैं ना, आपको प्रमोशन ले लेकर आप लोग यहाँ तक पहुंच सकते हो। फिर आता है बेटा कैरियर डेवलपमेंट। Career development opportunities are essential to keep an employee engaged with the company over time। कंपनी में ही लगा रहे उसके लिए कैरियर डेवलपमेंट करना जरूरी है। कुछ सालों के बाद भी अगर आप उसे सैलरी पर रखोगे तो छोड़कर चला जाएगा, इसलिए हम लोगों को उसके बारे में सोचना होगा कि उसको कैसे हम लोग आगे से आगे सैलरी अपग्रेड करते जाएं। आफ्टर एन एम्प्लॉई हैज एस्टैब्लिश हिमसेल्फ एट द कंपनी एंड डिटरमाइन हिज लॉन्ग टर्म कैरियर ऑब्जेक्टिव, द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट शुड ट्राई टू हेल्प हिज मीट हिज गोल इफ दीज आर रियलिस्टिक। अगर वो पॉसिबल है तो हम लोग उसको एचआर डिपार्टमेंट उसको हेल्प करेगा कि वो गोल अचीव कर पाए। फिर आता है बेटा टर्मिनेशन। सम एम्प्लॉइज विल लीव ए कंपनी थ्रू रिटायरमेंट आफ्टर ए लॉन्ग एंड सक्सेसफुल कैरियर, के बाद वो रिटायर होकर चले जाएंगे। अदर्स विल चूज टू मूव ऑन टू अदर अपॉर्चुनिटीज, हो सकता है कुछ बाकी के बेटा अदर अपॉर्चुनिटीज की वगैरह से छोड़कर चले जाएं। Whatever the reason, or employees will eventually leave the company. The role of HR in this process to manage the transition by ensuring that all policies and procedures are followed। जरूरी है कि सारी पॉलिसी एंड प्रोसीजर को फॉलो कर लिया गया हो। कैरिंग आउट एन एग्जिट इंटरव्यू इफ दैट इज कंपनी पॉलिसी, अगर कंपनी की पॉलिसी हो तो एग्जिट इंटरव्यू उसका ले ताकि हमें पता चले वो क्यों छोड़कर जा रहा है, और उससे रिमूव करें बेटा हम लोग सिस्टम से, और उसके बाद हम लोग सिस्टम से उसको रिमूव करेंगे। तो एचआर डिपार्टमेंट की 4 स्टेज में इन्वॉल्वमेंट रहता है। रिक्रूट करने के लिए एचआर डिपार्टमेंट बेटा यहाँ पर जॉब एड देगा, सेलेक्ट करेगा कैंडिडेट को जो अच्छा रिज्यूम लग रहा है, फिर उनका इंटरव्यू कंडक्ट करेगा एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग करेगा असेसमेंट सच ए पर्सनालिटी प्रोफाइल, चूज द बेस्ट एप्लीकेंट को किस तरीके से सेलेक्ट करें उसके लिए पूरा मैनेज करेगा। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन में क्या रहता है ना कि हम लोग उसे जॉब की ड्यूटीज को लर्न कराएंगे, उसको बाकी के उसके को रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे को वर्कर्स के साथ, सुपरवाइजर एंड डेवलपिंग करेंगे उसे। करियर प्लानिंग पे बेटा ना हमारे लिए एम्प्लॉइज एंड सुपरवाइजर वर्कआउट करते हैं उसके लॉन्ग टर्म करियर गोल के लिए। करियर डेवलपमेंट में बहुत जरूरी है कि उसको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहे ताकि वो लॉन्ग टर्म तक हमारे साथ जुड़ा रहे। जब वो कंपनी में एस्टेब्लिश हो जाए तो लॉन्ग टर्म करियर ऑब्जेक्टिव उसके हो जाएंगे, जिसको हम लोग एचआर डिपार्टमेंट मिलकर अगर वो रियलिस्टिक करना पॉसिबल है तो हेल्प करेगा कि उसके गोल को अचीव कर किया जा सके। टर्मिनेशन, कुछ जने बेटा रिटायरमेंट के बाद जाएंगे, कुछ जने बेटा अच्छी अपॉर्चुनिटीज की वजह से जाएंगे। तो एचआर डिपार्टमेंट कोई भी रीजन हुआ तो एचआर डिपार्टमेंट ये देखेगा कि ना सारी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को फॉलो कर लिया गया हो। जैसे इंटरव्यू लेना हो बेटा हमारे लिए एग्जिट करने से पहले, तो एग्जिट इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग, रिमूव करेंगे उस बंदे को हम लोग सिस्टम से। अब कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर दो ही बेटा हमारे लिए कंट्रोल रिस्क रहता है। कॉन्फ़िगरेशन में बेटा एप्लीकेशन कैसे काम करेगा वो चीजें बेटा हमारे लिए कॉन्फ़िगरेशन में आता है। दो बातें, एक एम्प्लॉय हु हैव लेफ्ट द कंपनी कंटिन्यू टू हैव सिस्टम, ये रिस्क रह सकती है। ऐसे बंदे जो कंपनी छोड़कर चले गए हैं लेकिन वो अब तक भी बेटा सिस्टम में रह जाए, कंट्रोल क्या करेंगे, सिस्टम एक्सेस टू बी इमीडिएटली रिमूव्ड व्हेन एम्प्लॉय लीव द कंपनी। जैसे वो छोड़कर चले गए उनका यूजर आईडी पासवर्ड डिलीट हो जाना चाहिए, अब उनको एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। एम्प्लॉइज हैव सिस्टम एक्सेस इन एक्सेस टू देयर जॉब रिक्वायरमेंट, उनकी जॉब रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा उनको रोल मिल जाए। रीड राइट मॉडिफिकेशन प्रिंट के हम लोगों से पढ़े थे, जैसी आपकी जॉब रिक्वायरमेंट होता है वही तो आप लोगों को बेटा एक्सेस मिलना चाहिए। लेकिन ये रिस्क रह सकता है कि किसी बंदे को ना हम लोगों ने ज्यादा बेटा यहाँ पर उसको रिक्वायरमेंट से ज्यादा बेटा हम लोगों ने सिस्टम एक्सेस दे दिया हो, तो कंट्रोल क्या करोगे, एम्प्लॉय शुड बी गिवन सिस्टम एक्सेस बेस्ड ऑन ए नीड टू नो बेसिस, ये हमने रोल बेस्ड एक्सेस में भी पढ़ा था। नीड टू नो बेसिस पर ही उसको उसका जो फंक्शंस के अकॉर्डिंग उसको एक्सेस मिलना चाहिए। तो कॉन्फ़िगरेशन में दो बातें, जो छोड़कर गए हैं बेटा उनको रिमूव नहीं किया गया इस सिस्टम में, वो अब तक भी बेटा ना एक्सेस कर पा रहे हो, तो हम लोगों को इमीडिएटली उनको रिमूव कर लेना चाहिए। और ये हो सकता है कि जो बंदे बेटा अभी तक एम्प्लॉय हैं उनको एक्सेस उनकी जॉब से ज्यादा मिल रहे हो, तो हम लोगों को उनके नीड टू नो बेसिस के अकॉर्डिंग ही उनको उनके एक्सेस देने चाहिए। अब आता है मास्टर। मास्टर में देखो 6 बातें तो हम लोग बार बार पढ़ते आ रहे हैं। इनवैलिड चेंज जाए, वैलिड चेंज ना हो, एक्यूरेटली चेंज ना हो, टाइमली चेंज ना हो, अप टू डेट ना हो, और एक सदाबहार। बट थोड़े से यहाँ चीजें चेंज रहेंगी। एक तो आप लोगों का वैलिड चेंज वाला यहाँ नहीं दे रखा है इन्होंने, तो एक तो इनवैलिड चेंज हो जाए,
देखो 6 बातें अपने देखी थी ना, इनवैलिड चेंज बेटा हमारे लिए हो जाए, वैलिड चेंज ना हो, एक्यूरेटली चेंज ना हो, टाइमली चेंज ना हो, अप टू डेट ना हो, और एक सदाबहार बेटा हमारे लिए हैज नॉट बीन रेस्ट्रिक्टेड टू ऑथोराइज यूजर। तो इनवैलिड तो है अपने पास, ये वैलिड वाला नहीं है, एक्यूरेट है, टाइमली है, अप टू डेट है हमारे लिए, और एक बेटा हमारे लिए सदाबहार, सदाबहार वाला भी है अपने, ये रहा। तो शुरू के 6 में से यहाँ 5 है, वैलिड वाला इन्होंने यहाँ नहीं दे रखा है, तो 10 है यहाँ टोटल, 5 तो यही हो गए। इनवैलिड चेंज ना हो, एक्यूरेटली चेंज ना हो, टाइमली चेंज ना हो बेटा हमारे लिए कौन सी मास्टर फाइल लिखोगे, आप पैरोल मास्टर फाइल लिखोगे, पैरोल मास्टर फाइल लिखोगे। अप टू डेट ना हो, पैरोल मास्टर फाइल, और सिस्टम एक्सेस टू प्रोसेस एम्प्लॉय मास्टर सेज हैज नॉट बीन रेस्ट्रिक्टेड टू द ऑथराइज्ड यूजर, तो हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड टू ऑथराइज्ड यूजर होना चाहिए। अब 5 में भी जोड़ने और हटाने से प्रॉब्लम को हम लोग पढ़ेंगे। एडिशन टू द पैरोल मास्टर फाइल डू नॉट रिप्रेजेंट वैलिड एम्प्लॉय, वैलिड एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट ना करें, ये वो यहाँ आ गया भली, आप वैलिड वाला भी इस तरीके से यहाँ ध्यान रख सकते हो, 6 के 6 ही हो गई, ये वैलिड बेटा हमारे लिए यहाँ पर ध्यान रख लेते हैं, 6 के 6 ही पॉइंट हो गए। डू नॉट रिप्रेजेंट वैलिड एम्प्लॉय कर रहा हूँ, वो वैलिड चेंज था, अगर डू नॉट रिप्रेजेंट टू वैलिड एम्प्लॉय रख लो तो ये 6 के 6 पॉइंट हो गए। 4 ही तो पॉइंट और लिखने। न्यू एम्प्लॉय को हम लोगों ने एड ही नहीं कराओ, टर्मिनेट को बेटा हम लोगों ने रिमूव नहीं कराओ, एम्प्लॉय आर टर्मिनेट विदाउट फॉलोइंग स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, जो भी कानूनन कार्रवाई थी उनके अलावा ही हम लोगों ने रिमूव कर दिया और टर्मिनेट कर दिया। डिलीटेशन फ्रॉम द पैरोल मास्टर फाइल डू नॉट रिप्रेजेंट वैलिड टर्मिनेशन, वैलिड टर्मिनेशन को प्रेजेंट नहीं कर रहा हो। तो 4 बातें क्या, कोई नया आया हमने ऐड नहीं करा, बाकी की 3 बातें बेटा कोई गया हमने रिमूव नहीं करा, रिमूव टर्मिनेट कर दिया विदाउट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, और डिलीशन ऑफ फ्रॉम द पैरोल मास्टर फाइल डू नॉट रिप्रेजेंट वैलिड टर्मिनेशन। तो ऐसा होना चाहिए, ये हमारे लिए कंट्रोल हो जाएगा। तो 10 बातें, 6 तो वही, पैरोल मास्टर फाइल में इनवैलिड चेंज हो गया हो, पैरोल मास्टर फाइल में एक्यूरेट चेंज नहीं हो, पैरोल मास्टर फाइल में टाइमली चेंज ना हो, पैरोल मास्टर फाइल बेटा अप टू डेट ना हो, सिस्टम एक्सेस टू प्रोसेस एम्प्लॉय मास्टर चेंजेस हैज नॉट बीन रेस्ट्रिक्टेड टू द ऑथराइज्ड यूजर, और साथ ही में बेटा एडिशन टू द पैरोल मास्टर फाइल डू नॉट रिप्रेजेंट वैलिड एम्प्लॉय, तो वैलिड एम्प्लॉय होने चाहिए उसमें, एडिशन टू द पैरोल मास्टर फाइल रिप्रेजेंट करे सिर्फ किसको, वैलिड एम्प्लॉय को। नए, अब 4 बातें, नए बंदे को हमने ऐड नहीं कराओ, टर्मिनेट नहीं कराओ, टर्मिनेट एम्प्लॉय को हमने रिमूव नहीं कराओ, टर्मिनेशन हम लोगों ने विदाउट स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट बेटा फॉलो करते हुए कर दिया हो, और डिलीशन फ्रॉम पैरोल मास्टर फाइल बेटा नॉट रिप्रेजेंट वैलिड टर्मिनेशन, वैलिड टर्मिनेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हो तो वैलिड टर्मिनेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। यह आप लोगों का एचआर, तो 4 तो बातें आपको एचआर में पढ़नी बेटा साइकिल की, 2 हम लोगों को वहां पर एचआर में पढ़ना है बेटा कॉन्फ़िगरेशन का, 10 बेटा हमारे लिए यहाँ पर रीड करना है और वो रहेगा ट्रांजेक्शन का। 4 बातें हो गई हैं, अच्छे से इन 4 को फिनिश कर लें। कल हमारे लिए 2 ही बातें बचेंगी बेटा फिक्स असेट्स पर, और फिर हमारे लिए जनरल लेजर पर, उसको हम लोग लेकर खत्म करेंगे, पार्ट सी खत्म। फिर 2 दिन का ही आपका पार्ट डी रहेगा, वो खत्म, और फिर आखिरी में आपके फ्लो चार्ट प्रैक्टिकल आ जाएगा, उसको हम लोग रीड करेंगे।